हाय एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो ट्रिपल एस आर्मी। क्या हालचाल है? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी वाला पर। तो देखो, क्लास 12th वाले बच्चों का बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा पास में है, तो मैंने सोचा आपका एक बार मैं पूरे के पूरे सिलेबस में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज करा दूं। ये एक ऐसा लेक्चर होगा जो आपको बोर्ड एग्जाम के दौरान बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे जो आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने कभी भी नहीं पढ़ा है, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, नया क्वेश्चन एकदम से मेरे को दिखाई पड़ रहा है। तो ये वाला लेक्चर उस दौरान आपकी हेल्प करेगा कि उस नए क्वेश्चन को आखिर आप लोग कैसे टैकल करेंगे, उस नए क्वेश्चन को आखिर आप लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे। राइट? तो कुछ बहुत बेसिक, बहुत फंडामेंटल चीजें मैं आपको सिखाऊंगा और उसके साथ ही साथ पूरे सिलेबस में जितने फॉर्मूले हैं उसकी भी बात हम लोग कर रहे होंगे। तो आइए अपने आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन के जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल को ये कोड स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो या फिर सीधे टेलीग्राम ऐप के ऊपर आप सर्च कर लो फिजिक्स बाई _शैलेंद्र_सर। ठीक है? इस तरीके से भी आप लोग अपने नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर की मैं बात करता हूं, दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। देखो, इस चैप्टर में सबसे पहला एक फॉर्मूला आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, जिसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू N इंटू E। पूरे सिलेबस में कभी भी आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो केवल और केवल दो ही फॉर्मूले हैं यहां पर आपके लिए। पहला है Q बराबर NE और एक फॉर्मूला भी आगे और आएगा चैप्टर नंबर 3 में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो वहां पर भी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कूलम्स लॉ, अगर दो चार्जेस मान लीजिए वैक्यूम में रखे हुए हैं तो उनके बीच का फोर्स होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। वही दोनों चार्जेस अगर मान लीजिए किसी मीडियम में उठा के डाल दें तो बनेगा 1/4πε0 K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज, सो 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर। ठीक है? और यहीं से फोर्स का भी एक कंसेप्ट निकल करके आता है कि अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा और फोर्स की वैल्यू होती है Q नॉट इंटू E के बराबर। पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब हुआ एक नेगेटिव चार्ज हो, एक उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो, थोड़ी सी डिस्टेंस पर रखा हो। ये वाला जो डिस्टेंस होता है 2L, इसको बहुत ज्यादा छोटा डिस्टेंस माना जाता है और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है Q इंटू 2L के बराबर। एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4πε0 2p/r³ होती है, यानी कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ध्यान से देखो तो वो r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहीं पर इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर पूछा जाए तो 1/4πε0 p/r³ होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर जिस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन में अगर डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो वो एंटी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। टॉर्क का फॉर्मूला Pe sin थीटा है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको मैं P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर ऐसा भी लिख सकता हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो E वेक्टर डॉट A वेक्टर लिखा जाता है, जिसका फॉर्मूला EA cos थीटा है। जिसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का बेटा एंगल चाहिए, है ना। ये बात को ध्यान रखिएगा कि अगर मान लो कोई प्लेन ऐसा है ना, ऐसा कोई प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर इसी डायरेक्शन में तो एरिया वेक्टर के साथ उसका एंगल जो है वो 0 डिग्री हो गया। भले देखने में ये जो प्लेन है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, प्लेन परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री के बराबर होगा। गॉस लॉ दो चीजों के बीच का रिलेशन बताता है, जिसमें पहली चीज है चार्ज और दूसरी चीज है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। वहां पर अगर कोई हम मीडियम ले लेते हैं तो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट भी हो सकता है। इनफाइनाइट लाइन चार्ज अगर है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। इनफाइनाइट प्लेन शीट अगर है तो वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। पॉजिटिव शीट अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और नेगेटिव वाली शीट अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। कोई भी थिन स्फेरिकल शेल अगर आप लोगे तो जो भी चार्ज दोगे, पहली बात सारा का सारा चार्ज उसकी अपनी आउटर सरफेस पर जाएगा इस तरीके से, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर है। सरफेस के हर पॉइंट पर बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है। आउटसाइड वाले रीजन में आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, यानी कि उस स्फेरिकल शेल से जितना दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी। सॉलिड स्फीयर जो है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जिसमें सारा चार्ज अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये वैसे तो बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी चाहो तो आप फॉर्मूले को जरूर पढ़ सकते हैं कि अंदर किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, बाहर किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, और सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट होती है।
राइट। अब देखो कुछ चीजें ऐसी भी आती हैं एग्जाम में, है ना, जो यहां फॉर्मूले में नहीं लिखी हैं, जैसे ग्राफ। ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% मिलेगा, जहां पर कंसेप्ट यही यूज होता है कि भाई ग्राफ का स्लोप क्या है। तो ग्राफ का स्लोप होता है आपका क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, जिसको tan थीटा भी लिखा जा सकता है, जिसको dy बाई dx भी लिखा जा सकता है। तो इस चीज का प्रॉपर यूज करना आपको आना चाहिए। थीटा एंगल अगर एक्यूट एंगल है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, थीटा अगर ऑब्ट्यूज हो गया तो वही स्लोप हमारा नेगेटिव भी हो जाता है, राइट। फिर उसके बाद बात आती है कि सर एरिया अंडर द ग्राफ, किसी भी ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो इंटीग्रेशन y dx से रिप्रेजेंट होता है। क्वांटिटी ऑन y एक्सिस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी ऑन x एक्सिस, ये इसको रिप्रेजेंट करता है एरिया को। बाकी एरिया की वैल्यू क्या है वो आप सिंपल डायग्राम देखकर निकालेंगे। अगर एरिया रेक्टेंगल है तो आप उसका फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रायंगल है बेटा तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो कहने का सिंपल सा मतलब यहां पर यह है कि ये दो चीजें बहुत ज्यादा काम में आती हैं। इसके बाद जो हल्का फुल्का आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, बेसिक अलजेब्रा जो है कि भाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल क्यूब, ये सब बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए, जो कि यूज होंगे जगह जगह पर, ठीक है। अब आ जाइए एक चीज और जो यहां पर यूज होती है क्लास 11th की या क्लास 9th की कह लो, दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है और अगर उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते हैं, राइट। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, तीनों में कोई सी भी लगा सकते हो। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन 0 माना जाता है। ऐसी कंडीशन में सिर्फ एक फॉर्मूला लगता है, दैट इज स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये दो चीज को भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद पैराबोलिक पाथ की बात होती है। पैराबोलिक मोशन कैसे होता है भाई, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली मूव कर रहा हो बट वाई डायरेक्शन में कोई ना कोई एक्सेलरेशन वहां प्रेजेंट हो, यानी वाई डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स वहां पर अगर प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशंस में बेटा हम लोग उसके मोशन को पैराबोलिक पाथ या पैराबोलिक मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से जानते हैं, राइट। तो आइए इसके आगे की मैं बात करता हूं। चैप्टर नंबर 2 है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जहां पर सबसे पहला फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, दैट इज KQ डिवाइडेड बाई R, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। किसी भी चार्ज को इनफिनिटी से आप इलेक्ट्रिक फील्ड तक लेकर आ रहे हो तो जो भी वर्क करना पड़ रहा है डिवाइडेड बाई चार्ज, इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाय Q नॉट। वर्क डन ऑन चार्ज का फॉर्मूला A से W का फॉर्मूला Q डेल्टा V आता है। तो अगर किसी भी चार्ज को आप पॉइंट A से B तक ले जा रहे हो, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे तो आप वहां पे वर्क की वैल्यू को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसका मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन पोजीशन। यानी दो पॉइंट्स, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है। अब हमसे कह रहा है कि भाई यहां पर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट बता दो, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, इसका पोटेंशियल निकालो, डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस कर दीजिए, इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। तो E बराबर माइनस का dV बाई dr। यहां से पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, दैट इज माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई भी दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है, Q2 है, तो इस सिस्टम की जो एनर्जी है वो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R के बराबर होती है। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल की बात करें तो एक्सियल पोजीशन पर जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो पोटेंशियल है वो 0 होता है। जनरल पोजीशन पर पोटेंशियल निकालोगे तो 1/4πε0 P cos थीटा बटे R स्क्वायर लिखा जाता है, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी अगर डाइपोल की निकालेंगे तो माइनस PE cos थीटा होगा, जहां पर cos थीटा में ये जो थीटा है दैट इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब थीटा 0 होगा, है ना, तो वो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। थीटा 180 हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। थीटा 0 हो जाए तो इक्विलिब्रियम है एंड दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। तो ये भी पूछा जाता है कई बार कि भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, तो जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो वहां स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो वहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखा जाएगा, जो कि 180 पर होता है। वर्क डन इन रोटेशन ऑफ डाइपोल, दैट इज PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। थीटा 1 इनिशियल एंगल है, थीटा 2 उसका फाइनल एंगल है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की बात करें तो चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, तो फॉर्मूला बन गया Q बराबर CV। स्फेरिकल कंडक्टर है तो कैपेसिटेंस होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और अगर बीच में आप उसमें डाइलेक्ट्रिक कोई फिल कर देंगे तो के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा। पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर है तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के हो जाएगा, जहां पर के हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए होगा, जहां पे ए इनर रेडियस है और जो बी है वो आउटर रेडियस है। हालांकि ये हमारे बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन में 1 बाई सी बराबर 1 बाई सी1 प्लस 1 बाई सी2 यूज होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो C1 प्लस C2 करेंगे। एनर्जी में डेरिवेशन नहीं, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाफ CV स्क्वायर 1/2 Q इंटू V या 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसका फॉर्मूला 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर के बराबर होता है। राइट, फिर आइए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले चैप्टर की तरफ आते हैं, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है बेटा चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन, जिसको मैं Q बराबर एनी अपॉन टी ऐसा भी लिख सकता हूं। फिर उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई बाई एम इंटू टाउ होता है, जहां पे टाउ होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसके बाद करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई बराबर एन ई ए वी डी के बराबर। रेजिस्टेंस रो एल बाई ए होता है, जिसको एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए भी लिख सकते हैं, जिसमें m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ये जो टर्म है ये रेजिस्टिविटी कहलाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और मटेरियल दो ही चीजों पे डिपेंड करता है और किसी पर नहीं। राइट, फिर करंट डेंसिटी आता है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसकी वैल्यू एन ई वी डी के बराबर भी है, जिसको सिग्मा इंटू ई भी लिखा जा सकता है, जहां पर सिग्मा क्या है हमारा, दैट इज कंडक्टिविटी। फिर देखो लिख रहे हैं कंडक्टिविटी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी है, और कंडक्टेंस जो है वो 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है। मोबिलिटी का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सो दैट इज ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर आप देखो तो कंडक्टर के केस में अल्फा पॉजिटिव होता है, इसलिए टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी दोनों की वैल्यू बढ़ जाती है। हीट जनरेटेड का फॉर्मूला वी आई टी आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर बटे आर इंटू टी होता है। पावर देखेंगे तो टाइम का टर्म हटा दो तो पावर बन जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में सीरीज में जोड़ोगे तो R1 प्लस R2, पैरेलल में जोड़ोगे तो 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 फॉर्मूला यूज होता है। कंडीशंस ऑफ सेल की बात करें तो डिस्चार्जिंग के केस में V बराबर E माइनस आई आर, चार्जिंग का केस है तो V बराबर E प्लस आई आर होगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग अगर आपने कर दिया है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, जहां पर मैक्सिमम करंट फ्लो होगा और फॉर्मूला लगेगा E बराबर आई आर, यानी कि जो ईएमएफ होगा दैट इज इक्वल टू करंट टाइम्स इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां से मैक्सिमम करंट फ्लोन इन द सेल ये भी निकाला जा सकता है, दैट इज कैपिटल ई बाई आर, यानी ईएमएफ डिवाइडेड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस। और अगर मान लो आइसोलेटेड कंडीशन में सेल है तो वहां पर क्या होगा, जो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसके ईएमएफ के बराबर होगा, क्योंकि सेल में कोई करंट बेटा फ्लो नहीं हो रहा है। इसके बाद आता है किरचॉफ साहब का नियम, जो कि है भाई टोटल करंट किसी भी जंक्शन पर नोड पर जीरो के बराबर है। केवीएल में कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है भाई, टोटल वोल्टेज जो है वो पूरे लूप के अलॉन्ग जीरो के बराबर है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात करें तो n टाइम्स E अपॉन R प्लस NR हो गया। ठीक है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से बहुत ज्यादा है तो वहां पे आप सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे में इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है E1 प्लस E2 या E1 माइनस E2 डिपेंडिंग ऑन कि सेल कैसे हमने जोड़ा है। इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा जुड़ जाता है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला है Ne अपॉन n टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यूज तब करते हैं जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल से बहुत ज्यादा होती है, या उसका एक इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 अपॉन R2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए भी ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस की बात अगर करें तो दैट इज ईएमएफ अपॉन टर्मिनल वोल्टेज माइनस 1 टाइम्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करें तो R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 के बराबर हो, तो इसका मतलब वो एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। ठीक, मीटर ब्रिज की बात करें तो R1 बटे R2 बराबर 100 माइनस L अपॉन L। पोटेंशियोमीटर जो है वो बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, इवन मीटर ब्रिज भी नहीं है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है बेटा दैट इज बायट-सवर्ट लॉ, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, बट ये वाला डेरिवेशन भी आपके बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, बहुत बड़ा सा कोई वायर है तो फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बटे आर के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप की बात करें तो म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई अपॉन ए, यानी रेडियस के बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर निकालोगे तो म्यू नॉट बाई 2 एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, जहां पर ए जो है उस लूप का रेडियस है और
r जो है उसके सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस है। फिर आया हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ जो कि गॉस लॉ की तरह बिहेव करता है। इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट पासिंग थ्रू दैट एम्पीरियन लूप। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड होता है म्यू नॉट एन आई के बराबर, जहां पर n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड अगर निकालोगे तो एक्सिस पर बेटा सोलेनॉइड कितना है, एंड्स पर जो सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 के बराबर। फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस क्या है, तो अगर कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू टाइम्स V क्रॉस B, जिसको क्यू वी बी साइन थीटा भी लिखा जा सकता है। लेकिन अगर कोई चार्ज ऐसी जगह पर है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, तो वहां पर बेटा फॉर्मूला होता है क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू टाइम्स V क्रॉस B वेक्टर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर भाई कोई भी करंट कैरिंग वायर है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। फॉर्मूला होता है I टाइम्स L क्रॉस B, जिसका फॉर्मूला पूरा है ILB साइन थीटा। वेलोसिटी सेलेक्टर या फिल्टर सर्किट का मतलब है अगर कोई चार्ज ऐसे रीजन में फ्लो कर रहा है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ऐसे में वो चार्जेस जो अनडिफ्लेक्टेड मूव करते हैं उनकी वेलोसिटी होती है E अपॉन B के बराबर। फोर्स ऑन टू पैरेलल वायर्स अगर है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बटे R के बराबर। मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, अगर थीटा की वैल्यू 0 या 180 डिग्री है तो फोर्स 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। थीटा 90 अगर हो गया तो पाथ सर्कुलर पाथ होगा, रेडियस की वैल्यू mb अपॉन क्यूबी है, टाइम पीरियड 2 पाई m अपॉन क्यूबी है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्यूबी अपॉन 2 पाई m है। थीटा अगर मान लो कुछ जनरल थीटा आप ले लेते हैं तो पाथ हेलिकल या हेलिक्स पाथ होगा, रेडियस होगा mb साइन थीटा अपॉन क्यूबी, टाइम पीरियड होगा 2 पाई m अपॉन क्यूबी और पिच की वैल्यू होती है 2 पाई mb cos थीटा अपॉन क्यूबी। इंपॉर्टेंट है ये सारे फॉर्मूले। इसके बाद टॉर्क की बात करें तो टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, जिसको एन आई ए मैग्नेटिक मोमेंट को आप लिख सकते हैं, तो टॉर्क का फॉर्मूला एम बी साइन थीटा या एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसका डेरिवेशन बेटा इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का मतलब हो गया के अपॉन एन बी ए, क्योंकि यहां पर एक ही फॉर्मूला काम में आता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होना चाहिए, तो एन आई ए बी जो है वो के थीटा के बराबर होना चाहिए। यहां से करंट सेंसिटिविटी आती है भाई एन बी अपॉन के बराबर, दैट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। वोल्टेज सेंसिटिविटी आती है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, यानी कि एन बी ए अपॉन के आर के बराबर। अगर उसको एमीटर में बदलना है तो बेटा शंट को पैरेलल में जोड़ देंगे, पैरेलल का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो आप देख लो जो पोटेंशियल डिफरेंस है गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है शंट के अक्रॉस, क्योंकि पैरेलल में है। 1/r इज इक्वल टू 1/g प्लस 1/s होगा। वोल्ट मीटर बनाना है तो आप उस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हैवी रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो इसका वोल्टेज निकल करके आ जाएगा, और रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर निकालना है तो G प्लस R हमें करना पड़ेगा। फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर में मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला हो गया चार्ज इनटू 2L, है ना, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई 2L डिस्टेंस बिटवीन देम। कूलम्ब्स लॉ है वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू m1 क्यू m2 अपॉन r स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड होता है वही फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ में जो रेशियो है वो 0.84 का होता है। मैग्नेटिक डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आप देख सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी ये फॉर्मूला हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। गॉस लॉ में यहां पर वैल्यू हमेशा 0 होती है, क्योंकि कोई भी मैग्नेट अगर आप लोगे गॉसियन सरफेस के अंदर तो उसका नॉर्थ और साउथ पोल दोनों ही अंदर ही होगा, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वही फॉर्मूला माइनस एम बी कॉस थीटा। मैग्नेटिक मूवमेंट एन आई ए के बराबर है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो का मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाई एंगुलर मोमेंटम E अपॉन 2m है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है मैग्नेटिक इंडक्शन अपॉन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि B अपॉन H। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स होता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी M/H के बराबर है, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, है ना। और रिलेटिव परमेबिलिटी 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बराबर है। अब देखो चाहे डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हो, उनके लिए आपको वैल्यू बता रहे हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की और रिलेटिव परमेबिलिटी की, वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको। क्यूरी लॉ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बताता है, मैंने बता दिया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। उसके बाद आपका मॉडिफाइड क्यूरी लॉ भी आता है, ठीक है, जो कि होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू क्यूरी कांस्टेंट अपॉन T माइनस टीसी। T माइनस टीसी कब यूज होगा? जब कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप हीट करोगे तो पहले वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होगा। पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होने के बाद अब जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, दैट राइज इन टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, राइट।
फिर हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है बी ए कॉस थीटा। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बेटा, बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, जिसका फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा यानी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर है। फैराडे साहब का नियम यह कहता है कि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो माइनस एन टाइम्स डी फाई अपॉन डी टी के बराबर है। इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू ईएमएफ बटे रेजिस्टेंस है, जो कि माइनस का एन बाई आर डी फाई अपॉन डी टी है। चाहो तो आप करंट को डी क्यू बाई डी टी लिख दो, तो डी टी से डी टी कटेगा और चार्ज का फॉर्मूला यहां पे आएगा टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, इंड्यूस्ड चार्ज। मोशनल ईएमएफ आ गया हमारा बीवीएल के बराबर, करंट हो गया बीवीएल बटे आर, फोर्स हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बटे आर, और पावर हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बटे आर। रोटेटिंग रॉड, अगर कोई भी रॉड घुमा रहे हो, ठीक है, तो उसके एंड्स के अक्रॉस जो ईएमएफ डेवलप होता है दैट इज 1/2 बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। सेल्फ इंडक्शन का मतलब है एन फाई की वैल्यू एल आई के बराबर है, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो यहां पर आता है वो माइनस का एल डी आई बाई डी टी के बराबर है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, जहां पर जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, एरिया के प्रोपोर्शनल है और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। म्यूचुअल इंडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो एन फाई जो है वो एम टाइम्स आईपी के बराबर है, और जो ईएमएफ है वो माइनस का एम डी आई पी अपॉन डी टी के बराबर है। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो सोलेनॉइड का होता है दैट इज म्यू नॉट एनपी एनएस एएस बटे एलपी हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है, रिप्रेजेंट करता है कि भाई आपने कपलिंग कैसे किया है, यानी प्राइमरी का कितना फ्लक्स सेकेंडरी में पास हो रहा है। फॉर्मूला होता है एम अपॉन अंडर रूट L1 L2। सीरीज में जोड़ा है तो L1 प्लस L2 होगा, और पैरेलल में जोड़ा है तो 1/L1 प्लस 1/L2 होगा। हालांकि दोनों फॉर्मूले आपके सिलेबस में नहीं है। फिर आता है ऑल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर, जहां पर ऑल्टरनेटिंग करंट का जो वोल्टेज है और जो करंट है वो सिंपल है, वी नॉट साइन ओमेगा टी और आई नॉट साइन ओमेगा टी। मीन वैल्यू फुल साइकिल में 0 होती है, हाफ साइकिल में वैल्यू 2 अपॉन पाई टाइम्स आई नॉट है। आरएमएस वैल्यू आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 होती है। वोल्टेज की आरएमएस पूछोगे तो वो भी हमारा जो है वी नॉट अपॉन अंडर रूट 2 के बराबर है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं, ठीक है। और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज 90 डिग्री आगे होता है, तो करंट को हमने 90 डिग्री देख लो पीछे दिखा दिया है। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट है वो 90 डिग्री आगे होता है। सीरीज एलसीआर सर्किट में अगर एक्सएल की वैल्यू ज्यादा है तो करंट पीछे होगा, तो ऐसे में V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 होगा। लेकिन अगर XC की वैल्यू ज्यादा हुई तो यहां प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। tan फाई का फॉर्मूला XL माइनस XC बटे आर होता है, क्योंकि हमने XL को बड़ा माना है, अदरवाइज XC माइनस XL बटे आर हो जाएगा, ठीक है। करंट की वैल्यू वोल्टेज अपॉन Z यानी इंपीडेंस होता है, Z की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है, और वोल्टेज जो नेट वोल्टेज है V नॉट उसकी वैल्यू है अंडर रूट के अंदर वी आर स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस सिंपल है कि अगर भाई XL XC के बराबर हो जाए, ओमेगा L 1 अपॉन ओमेगा C के बराबर हो जाए, सो वहां पर रेजोनेंस होगा, यानी कि करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम बन जाएगा, ठीक। फिर कह रहे हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, तो एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है 1 अपॉन अंडर रूट LC, ठीक है। नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC के बराबर है, ठीक। क्वालिटी फैक्टर का सिंपल फॉर्मूला अपने दिमाग में रखिए 1 अपॉन आर अंडर रूट L बाई C, बाकी इससे ज्यादा इसमें नहीं कुछ करना है। पावर डिसिपेशन ERMS IRMS इंटू कॉस फाई, इस कॉस फाई को ही पावर फैक्टर बोलते हैं हम लोग। वॉटलेस करंट की वैल्यू होती है आई नॉट इंटू साइन फाई के बराबर। जनरेटर की बात करें तो NB ओमेगा साइन ओमेगा टी ये उसका वोल्टेज होता है, और पीक वोल्टेज है NBA ओमेगा के बराबर। ट्रांसफार्मर में ES अपॉन EP बराबर NS अपॉन NP, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी बोलते हैं, या ट्रांसफार्मर रेशियो या टर्न रेशियो भी कहा जाता है, दैट इज इक्वल टू करंट इन प्राइमरी अपॉन करंट इन सेकेंडरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस के फेनोमेना पर बेस्ड होता है ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर अगर है तो उसका एनर्जी का लॉस हम यहां पर 0 मानेंगे, यानी कि जितना पावर हमने इनपुट में दिया है उतना ही पावर हम आउटपुट में मानेंगे। EP की वैल्यू ESIS के बराबर होगा। रियल ट्रांसफार्मर अगर है तो भाई पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा होगा, और स्टेप डाउन है तो प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा होगा, सेकेंडरी का वोल्टेज कम हो जाएगा। फिर इसके बाद बात आती है बेटा EM वेव्स की। डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई E अपॉन dt। डिस्प्लेसमेंट करंट की बात सिर्फ उस जगह पर किया जाएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा हो, ठीक है। मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ में क्या होता है कि कंडक्शन करंट के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट करंट भी आ जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव वही वाली है जो पीछे आपने पढ़ी थी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, ओमेगा और के की वैल्यू देख लीजिए। स्पीड ऑफ EM वेव जो है वो E नॉट बटे B नॉट होता है, जिसको 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट भी लिखा जा सकता है। किसी मीडियम की बात करोगे तो स्पीड क्या होगी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा,
आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी, एक्चुअली दोनों एनर्जी डेंसिटी बराबर होती है, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में है उतनी ही एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में भी बराबर से डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। साइनोसोइडल वेव अगर है तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू नॉट बी आर एम एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ईएम वेव के केस में ये जो एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है। फिर इंटेंसिटी की बात करें तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी के बराबर, यानी कि एनर्जी डेंसिटी में केवल आप क्या करिए, स्पीड ऑफ लाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। फिर अगर रेडिएशन प्रेशर की बात करें तो वो इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय सी हो जाएगा। ये दोनों ही बेटा सिलेबस में नहीं है तो इनको हटा भी सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वही गाड़ी एक्सयूवी इन वाई रेंज, इसको आप याद कर सकते हैं। गामा का जो वेवलेंथ है वो मिनिमम है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम है बट वेवलेंथ जो है मैक्सिमम है। विजिबल लाइट की बात करें तो वही वॉयलेट विब्योर, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। तो ऐसे केसेस में वॉयलेट का जो वेवलेंथ है वो मिनिमम होता है और जो रेड का वेवलेंथ है वो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। ये थे आपकी बुक 1 के सारे फॉर्मूले। अब हम लोग बात करेंगे बुक 2 में सर कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये लेक्चर देखो तुम्हारे काम में आएगा कि पता चला आपका बोर्ड एग्जाम है और बोर्ड एग्जाम वाले दिन सुबह सुबह आप चाहते हो कि एक बार सारा फॉर्मूला मैं रिवाइज कर लूं, तो उस समय ये वाला वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम में आएगा कि 45 मिनट के अंदर में आप अपने सारे के सारे फॉर्मूले को रिवाइज कर पाओगे। फिर आता है हमारा रे ऑप्टिक्स, जिसमें सबसे पहला रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है, दैट इज एंगल आई बराबर एंगल आर। मिरर फॉर्मूला सबको पता है, क्लास 10 से पढ़ते चले आ रहे हो, कुछ नया नहीं है इसमें। फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। रिफ्रैक्शन का जो नियम है साइन आई बटे साइन आर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ठीक है। शिफ्ट की बात करें तो लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला है टी साइन आई वन माइनस आर वन अपॉन कॉस आर वन। नॉर्मल शिफ्ट की बात है तो रियल डेप्थ टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। क्रिटिकल एंगल की अगर मैं बात करूं तो साइन आईसी की वैल्यू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस की बात करें तो μ2 अपॉन v माइनस का μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 बटे r। लेंस मेकर्स फार्मूला है तो 1 बाई f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। थिन लेंस फार्मूला है तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। पावर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब, मैग्निफिकेशन का मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, अगर लेंसेज को कंबाइन करोगे तो इफेक्टिव फोकल लेंथ आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, जबकि मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ए प्लस डेल्टा की वैल्यू आई प्लस ई के बराबर है, डेल्टा एम जो है वो म्यू माइनस 1 टाइम्स ए के बराबर है। सिंपल माइक्रोस्कोप में केस 1 और केस 2 आप देखो, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला दिया है, ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है और ये मिनिमम है। ठीक, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी वी नॉट बटे यू नॉट 1 प्लस डी बटे एफ ई, ये तब है जब इमेज 25 सेंटीमीटर में बने। यही इमेज इंफिनिटी पर बन जाए यानी मैग्निफिकेशन मिनिमम करना है तो वी नॉट अपॉन यू नॉट डी बटे एफ ई बन जाएगा। फिर टेलीस्कोप की बात करें तो वहां भी कुछ इसी तरह के फॉर्मूले आएंगे। मैग्नीफाइंग पावर सिंपल है बीटा बटे अल्फा, जिसको जनरली टैन बीटा बटे टैन अल्फा ही लेकर हम लोग यूज में लाते हैं। फिर इसके बाद बात आ गई हमारा वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा ऐसी लाइट वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जिनके बीच का फेज डिफरेंस जो है वो जीरो या फिर कांस्टेंट है, ऐसे में अगर वो सुपरपोज कर रही हैं तो उस जगह पर या तो लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी या तो मिनिमम होगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मिनिमम का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, y बराबर y1 प्लस y2 होता है। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आप यहां से देखो देख सकते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है बेटा। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। अगर I1 I2 दोनों आपस में बराबर हैं तो I की वैल्यू 4 I नॉट cos स्क्वायर फाई बाई 2 होगा। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन लेमडा टाइम्स पाथ डिफरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो फेज डिफरेंस है वो 2n पाई के बराबर है और जो पाथ डिफरेंस है वो n लेमडा के बराबर है। मैक्सिमम इंटेंसिटी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो यही फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा और यही जो पाथ डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 हो जाएगा। मिनिमम इंटेंसिटी में माइनस हो जाता है। ठीक है, आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो है r प्लस 1 अपॉन r माइनस 1 का होल स्क्वायर, जहां पे r का मतलब होता है रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड, दैट इज a1 अपॉन a2। फिर कह रहा है रिलेशन विद द स्लिट विथ, तो w1 अपॉन w2 की वैल्यू i1 बटे i2 है, दैट इज a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर। ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो n d लेमडा अपॉन स्मॉल d होगा।
डार्क फ्रिंज की बात करें तो 2n-1 डी लैम्डा अपॉन 2d के बराबर है। फ्रिंज विड्थ की बात करें तो डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी हो जाएगा। एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात करें तो लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में डी साइन थीटा होगा। पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा की बात करें तो डी साइन थीटा एन लैम्डा के बराबर, और सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करें तो यही डी साइन थीटा 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की बात करें तो 2d लैम्डा बाई डी है ना, और सेकेंडरी मैक्सिमास की बात कर दें तो डी लैम्डा बाई डी हो जाएगा। ये डिफ्रैक्शन की बात हो रही है, राइट। फ्रेनेल्स डिस्टेंस होता है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा के बराबर। उसके बाद डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर आता है आपका, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत यहां से होती है, चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं तो फॉर्मूले भी बड़े लिमिटेड हैं यहां पर। सबसे पहला वर्क फंक्शन का फॉर्मूला दैट इज एच न्यू नॉट, जिसको एच सी बाई लेमडा नॉट लिख सकते हैं। मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है हमारा एच न्यू बाई सी, जिसको एच बाई लेमडा लिख सकते हो। रेस्ट मास फोटोन का 0 होता है। काइनेटिक मास जो है वो एच न्यू बाई सी स्क्वायर या एच बाई सी लेमडा से निकालोगे। आइंस्टाइन साहब का इक्वेशन चाहिए तो भाई एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, हाफ एम बी स्क्वायर लिख लो या ई वी नॉट लिख लो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। फिर फोटोन की जो एनर्जी है वो एच न्यू एच सी बाई लेमडा या 1240 बटे लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर होता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ एच अपॉन एम बी के बराबर है, जिसको एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात कर दें तो भाई ई वी लिख देंगे, सारी चीजों की वैल्यू डालोगे तो अंडर रूट 150 बटे वी एंगस्ट्रॉम के बराबर वैल्यू आएगी सॉल्व होकर, है ना। फिर लेमडा की वैल्यू अगर टेम्परेचर के टर्म्स में बताना हो तो एच अपॉन अंडर रूट 2m KT के बराबर हम लोग लिख देते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा एटम्स। इंपैक्ट पैरामीटर देखो कॉट थीटा बाई 2 के प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, जो कि आर नॉट इज इक्वल टू 1/4πε0 2ze स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। बोहर्स क्वांटाइजेशन जो है वो MBR n टाइम्स h अपॉन 2 पाई के बराबर हो जाता है, ठीक है। स्पीड की बात करें तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाई n है, और फर्स्ट ऑर्बिट में जो स्पीड है वो c बाई 137 होती है। रेडियस की बात करते हैं तो वो n स्क्वायर बाई z के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। एनर्जी की बात करें तो kZe स्क्वायर अपॉन 2r है। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का हमेशा निगेटिव होता है, दैट इज माइनस का kZe स्क्वायर अपॉन r। टोटल एनर्जी इन दोनों को ऐड करके मिलता है तो वो बनता है माइनस का kZe स्क्वायर अपॉन 2r। रेडियस की वैल्यू डाल दो तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला आता है। टोटल एनर्जी माइनस जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर है। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के लिए हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है, जब आपसे बोले कि भाई इलेक्ट्रॉन n1 ऑर्बिट से n2 में चला गया, बताओ कितना वेवलेंथ रिक्वायर्ड है या कितना वेवलेंथ ये इमिट करेगा। तो ऐसे में यही वाला फॉर्मूला बेटा यूज होता है, जहां पे r है हमारा रिडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर के बराबर। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफुंड, इस तरह की 5 सीरीज होती हैं। कहीं पर भी मैक्सिमम वेवलेंथ पूछ ले तो n की वैल्यू मिनिमम डालना, और मिनिमम वेवलेंथ पूछ दे तो n की वैल्यू मैक्सिमम वहां पे डाल देना, ठीक है। सारे फॉर्मूला, ये सारा का सारा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। खटाखट इसको अभी तुरंत से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, अपने पास लिख लेना। इसको चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा लो। अगले जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं एग्जाम के, डेली डेली इसको 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना है, ताकि एटलीस्ट आपको पूरे सिलेबस के सारे फॉर्मूले रटे हों। तो कोई भी न्यूमेरिकल आए, सबसे पहला काम आपको, देखो कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ गया जो आपको आता है, करो अपने हिसाब से। कोई ऐसा चीज आ जाए, कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए, क्वेश्चन आ जाए जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, अब उस क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहली चीज ये सोचो कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है, क्लियर। फिर किस टॉपिक का क्वेश्चन है। जब चैप्टर में घुस गए तो भाई उस चैप्टर में तो शैलेंद्र सर ने यार केवल जो है गिनती के कितने 12 फॉर्मूले मान लो बताए थे। अब 12 फॉर्मूले में ऐसा कौन सा टॉपिक का ये क्वेश्चन लग रहा है, तो पता चला यार कुछ तो बात बोहर्स मॉडल की कुछ तो चल रही है, हाइड्रोजन की कुछ तो बात चल रही है। तो अब हाइड्रोजन की बात में आप देखो ना, हाइड्रोजन के लिए हमारे पास एक फार्मूला यहां पर ये रखा है, या ज्यादा से ज्यादा रेडियस की बात, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी या स्पीड की बात कर रहा होगा। यही इतनी चीजें हमारे पास। तो आपका जो भी न्यूमेरिकल होगा वो यहां से लेकर यहां तक के इन फॉर्मूले में ही सॉल्व होगा। अब अगर आपको सारे फॉर्मूले रटे होंगे तो आप तुरंत ये सारे फॉर्मूले उठा के सब एक एक करके उसमें लगा दो, किसी से तो आंसर आएगा। स्टेप मार्किंग भी टीचर करेगा तो 3 में से 2 नंबर तुम्हें दे के आगे बढ़ेगा। तो एटलीस्ट आप स्टेप मार्किंग का फायदा उठा पाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर बहुत छोटे चैप्टर्स हैं तो फॉर्मूले बहुत लिमिटेड है, ठीक है। न्यूक्लियाई के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड के बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी जेड के बराबर होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड के बराबर है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो मास नंबर के बराबर है। रेडियस आर नॉट ए की पावर 1/3 है, आर नॉट का मतलब 1.2 FM यानी फर्मी मीटर 10⁻⁻15 मीटर में है। डेंसिटी न्यूक्लियस की हमेशा बहुत
ज्यादा होती है 2.38 इंटू 10 की पावर 17। किसी भी न्यूक्लियस, किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस की आप बात करो, वो हमेशा इतना ही डेंसिटी होगा, डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब 1/12 मास ऑफ अ कार्बन एटम, जो कि 1.66 इंटू 10 की पावर -27 है। मास डिफेक्ट की वैल्यू होती है z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस जेड टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी मतलब इसी में सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो। अगर ये मास किलोग्राम में है तो सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो। अगर ये मास एटॉमिक मास यूनिट में है तो आप 931 का मल्टीप्लाई करो, तो सीधे सीधे हमारी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आती है। क्योंकि 1 AMU मास को जब एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है बाय मल्टीप्लाइंग सी स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर आती है। तो एनर्जी ऑफ किसी भी रिएक्शन की एनर्जी क्या होती है? क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर। ठीक है, थर्मोडायनेमिक रिलेशन अब सेमीकंडक्टर में घुस रहे हैं यहां से हम लोग, है ना। तो Ne इंटू NH बराबर Ni स्क्वायर। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज इक्वल टू इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी का स्क्वायर। डायनेमिक रेजिस्टेंस डेल्टा V अपॉन डेल्टा I होता है। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला केवल पढ़ लो, है ना, ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे इस पे। हाफ वेव रेक्टिफायर में डीसी वैल्यू होती है आई नॉट बटे पाई, और फुल वेव रेक्टिफायर में इसकी वैल्यू होती है 2I0 अपॉन पाई। दैट्स इट। आपके पूरे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इतने ही फॉर्मूले हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ इतने ही फॉर्मूले हैं, है ना। अब आपका बस सिंपल सा काम एक ही है कि आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए अभी तुरंत। चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा लो, नहीं निकलवाना चाहते हो मोबाइल से ही रोज रोज उसको रिवाइज कर लो। डेली कम से कम 2 से 3 बार आपको इन सभी फॉर्मूले को रिवाइज करना है। अब आप चाहो तो इस वीडियो के थ्रू रिवाइज करो, चाहो तो पीडीएफ ले लो उसके थ्रू रिवाइज करो, बट रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। मल्टीपल टाइम्स अगर आपने रिवीजन कर लिया तो आप मान के चलो जो नए क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं या कोई भी न्यूमेरिकल जो आने वाला है एग्जाम में, है ना, उसको आप एटलीस्ट ट्राई कर पाएंगे, उस पे ये फॉर्मूले डाल पाएंगे, लिख पाएंगे। तो स्टेप मार्किंग में कम से कम अगर 4 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आधे से ज्यादा मार्क्स तो आपको मिल ही जाएगा। ऐसे जोड़ते 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 100 में से 70 80 75, है ना, 90 ये नंबर लाने आपके आसान हो जाएंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं भाई अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस। मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। आपका ये बड़ा भाई आपके साथ है, ठीक। लव यू ऑल।